Good evening, everyone. How are you? I'm डॉक्टर प्रतीक नागपाल फ्रॉम मानस हॉस्पिटल लुधियाना। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ ओसीडी के ऊपर। डॉक्टर अंशुल महाजन जी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनके अब सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम शुरू कर रहे हैं प्रोसेस जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, तो जैसा कि ओसीडी के बारे में हम सेशन शुरू कर रहे हैं आज, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये सर बेसिकली ओसीडी है क्या? देखिए, ओसीडी एक प्रकार का मानसिक रोग होता है जिसमें इंसान को रिकरेंट थॉट्स होते हैं, रेपिटेटिव थॉट्स होते हैं, एक्टिविटी यानी कि ऑब्सेशन। ऑब्सेशन के बाद जो उसको मोटर एक्टिविटी पे रिपीट करता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि रेपिटेटिव हैंड वॉशिंग या रेपिटेटिव डोर को क्लोज करना या खोलना। इसके अलावा गंदगी के प्रति कोई भी रिकरेंट थॉट्स होते हैं, उसको हम जो मोटर एक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं कंपल्शन। तो उसको कहते हैं ओसीडी। मानसिक रोग होता है जिसमें इंसान को ऑब्सेशन और कंपल्शन दोनों होते हैं। जी, तो सर जैसा आपने बताया, ऑब्सेशन ऑब्सेशन जो हो गया बेसिकली हमारे थॉट्स हो गए जो हमें बार बार आ रहे हैं। उन थॉट्स की वजह से जो फिजियोलॉजिकल चेंज हो गए, जैसे कि एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ती है, पसीना आता है, उसको कम करने के लिए जो वो एक्शन करते हैं उस टाइप का कंपल्शन हो गया। जैसे मन में विचार आया कि मेरे को हाथ धोने हैं, तो हाथ धोने के लिए मन में विचार आया, जब तक वो हाथ नहीं धोएगा उसकी दिल की धड़कन बढ़ती रहेगी, घबराहट होती रहेगी। जब वो हाथ धो लेगा तो उसकी घबराहट कम हो जाएगी। ये कंपल्शन हो गया हाथ धोना। तो अगर ये बार बार फ्रिक्वेंटली हो रहा है दिन में, इसकी वजह से हमारे रूटीन में डिस्टर्बेंस आ रही है, तो ये डिसऑर्डर होगा। जी सर, आपने बहुत अच्छा हमें समझाया, बहुत अच्छे से हमें क्लियर हुआ। तो सर इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? देखिए, सिम्टम्स जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ऑब्सेशंस होते क्या हैं और कंपल्शंस होते क्या हैं। तो ओसीडी के जैसे आपने बताया कि ओसीडी के कारण काफी एंजाइटी होती है, इसमें ऑब्सेशन होता है, इसमें कंपल्शन होता है जो कि डेली लाइफ को इंटरफेयर करता है। ऑब्सेशंस यानी कि पर्सिस्टेंट आइडियाज, रेपिटेटिव आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, इम्पल्सेस हो सकते हैं या इमेजेस हो सकते हैं जो कि इंट्रूसिव होते हैं। एंड यदि वह थॉट्स कभी कभी इतने हो जाते हैं कि पर्सन को एंजाइटी लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं या उसको डिस्ट्रेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल कॉमन ऑब्सेशन की हम बात करें, कंटामिनेशन की बात हो सकती है कि गंदगी के प्रति। नंबर 2, रिपीटेड डाउट्स भी कर सकते हैं, बार बार किसी पर डाउट करना। उसको ये भी लग सकता है कि वो चीज में नीड ऑफ हैविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर सिमेट्री, या फिर अग्रेसिव हो सकता है, या हॉरिफिक या इम्पल्सिव, या ऐसे इमेजेस हो सकती है या थॉट्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो रेपिटेटिव बिहेवियर जो पाए जा सकते हैं वह है हैंड वॉशिंग, चेकिंग ऑन थिंग्स, या मेंटल एक्ट्स लाइक प्रेइंग, काउंटिंग, या फिर वर्ड्स को साइलेंटली रिपीट करना। और यदि मोटर एक्टिविटी को ना किया जाए, ऑब्सेशंस आए हैं, मोटर एक्टिविटी ना की जाए, तो पेशेंट्स को एंजाइटी लाइक सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। जी जी। तो सर बेसिकली ये जो आपने चीजें बताई हैं, इसके अलावा भी कोई सिम्टम्स हो रहते हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए? देखिए, बेसिकली तो दो मेन सिम्टम्स होते हैं, ऑब्सेशन और कंपल्शन, जिसके कारण पेशेंट को एंजाइटी होती है, उसकी डेली एक्टिविटी खराब होती है, उसका ऑक्यूपेशनल प्रोफेशनल लाइफ खराब रहती है, उसके रिलेशनशिप खराब होते हैं। ये जी बेसिक सिम्टम्स हमें जानने की जरूरत रहती है। ठीक है। सर इसके अलावा अब आता है कि इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं देखिए, इसके ओसीडी के? कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कॉजेज होते हैं। ये अडल्ट को भी अफेक्ट करता है, ये बच्चों को भी अफेक्ट कर सकता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और हम बात करें किस एज ग्रुप में होता है, वह होता है अप्रोक्सीमेटली एज ऑफ 19। बॉयज में भी हो सकता है, गर्ल्स में भी पाया जा सकता है, और इसका ऑनसेट कुछ कुछ में 35 ईयर्स के बाद भी पाया गया है। कॉजेज की हम बात करें तो सबसे पहला होता है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक यानी कि फैमिली हिस्ट्री में यदि किसी को, फैमिली में फादर को या मदर को या किसी क्लोज रिलेटिव को भी आपके ओसीडी है, तो चांसेस होता है कि बच्चों में उनको ओसीडी हो। अब हम बात करते हैं कि जेनेटिक क्या होता है। उसमें एक जीन होता है जिसको कहते हैं HSERT जीन। इसके म्यूटेशन हैज बीन फाउंड इन ह्यूमन सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन। इसके म्यूटेशन के कारण फेमिलियर कॉज ओसीडी के हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग इंड्यूस ओसीडी भी पाया जा सकता है। उसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि पांडास यानी कि पीडियाट्रिक एसोसिएटेड
और pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders which are associated with streptococcal infection, यानी कि स्टेप्टोकोकल एक बैक्टीरिया है, उसके कारण इन्फेक्शन हो सकती है, और बहुत से पेशेंट्स में पांडास या स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन करके भी ओसीडी जैसे लक्षण पाए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ब्रेन एबनॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग हो सकती है, या जैसे कि इसके सॉरी कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, या कुछ ब्रेन फंक्शनिंग की कोई एबनॉर्मेलिटी फंक्शनिंग हो सकती है जो कि ओसीडी को पैदा कर सकती है। जी सर आपने बहुत अच्छे से हमें क्लियर किया। मैं इस सेशन को दोबारा एक बार फिर आपके साथ लेके आना चाहूंगा। जो इन्फॉर्मेशन अभी हम इस सेशन में नहीं दे पाए हैं अपने ऑडियंस को, वो हम नेक्स्ट सेशन में जरूर उनके लिए लेके आएंगे। तो आपका मैं थैंक्स कहूंगा कि आपने हमें ओसीडी के बारे में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और इतनी अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि चीजें अब हमारे लिए काफी इजी हो गई है अंडरस्टैंड करने के लिए कि ओसीडी को कैसे हम पहचान सकते हैं और उससे बचने के क्या क्या कॉजेज करने हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे सर। थैंक यू ठीक सो है, मच सर। थैंक यू।